हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर विनय वर्मा, बायोलॉजी एक्सपर्ट, सर्वोत्तम बायोलॉजी, हजरतगंज, लखनऊ। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लांट फिजियोलॉजी का ये ऐसा टॉपिक है जिसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आज सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो आपको कैसा लगा है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें। यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ बातों को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ईटीएस आखिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी और आखिर इसमें करते क्या हैं, देखते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले तो ग्लाइकोलिसिस चलती है, और ग्लाइकोलिसिस से होता क्या है, हमें नेट 2 एटीपी मिल जाते हैं, ये एनर्जी हो गई। फिर क्रेब्स साइकिल चलती है और किसी एक क्रेब्स साइकिल से एक एटीपी मिलती है डायरेक्ट, जो कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 क्रेब्स साइकिल चलती हैं तो नेट 2 एटीपी मिल जाती है। तो क्या किसी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से केवल 4 ही एटीपी प्रोड्यूस होंगे? ऐसा नहीं है। आपको पता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपी मिलते हैं, जबकि दिख कितनी रही हैं, केवल 4 एटीपी अभी तक दिख रही हैं। इसका मतलब फिर कुछ और होता है। तो कुछ और क्या होता है? इसके बाद चलता है ईटीएस, और जिससे जितनी एटीपी बची हैं, कितनी एटीपी बची हैं, 34 एटीपी बच गई हैं, ये और बनाएंगे तो 34 एटीपी ये और 4 एटीपी ये जोड़ के कितनी हो जाएंगी, 38 एटीपी। तो पहला सवाल है ईटीएस क्यों चलाते हैं? तो ईटीएस चलाते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज को पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज करके टोटल जो 38 एटीपी बननी उतनी बनाने के लिए हमें ईटीएस चलाना होता है। अब करते क्या है वो समझना है। आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में कुछ रिड्यूस्ड सबस्ट्रेट बनते हैं। कौन से? 2। एक बनता है NADH प्लस H+ और दूसरा बनता है FADH2। पहला सवाल, इन दोनों के पास बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड है। अब करना क्या है, इनकी जो स्टोर्ड एनर्जी है इसको रिलीज कराना है, और रिलीज कराने के बाद यूटिलाइज करना है। NADH और FADH2 की स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करके उसको यूटिलाइज करना है। किसमें? आंसर देंगे एटीपी फॉर्मेशन। अब सवाल ये है कि NADH और FADH2 की जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको रिलीज कैसे कराएंगे? तो रिलीज कराने के लिए इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। कैसे? देखते हैं ध्यान से। अब ये देखेंगे NADH और FADH2 को कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे, देखते हैं। ये NADH प्लस H+ है, यदि इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो मिलेगा NAD प्लस हाइड्रोजन रिलीज होंगे, 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, हाइड्रोजन से 2 प्रोटॉन अलग हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। इसी तरीके से FADH2 को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, FAD+, और जो 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, 2 हाइड्रोजन से 2 प्रोटॉन अलग हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। सबसे पहला सवाल, इस NAD+ और FAD+ का क्या करेंगे? तो याद रखें
क्रेब साइकिल में NAD+ का इस्तेमाल करके ही NADH बनता है और FAD+ का इस्तेमाल करके ही FADH2 बनता है। तो ये दोनों रीयूज हो जाएंगे, किसमें? क्रेब साइकिल में। NAD+ और FAD+ रीयूज इन द क्रेब साइकिल। दूसरा सवाल, हाइड्रोजन का क्या करेंगे? तो प्रोटॉन के साथ क्या करेंगे? या तो इसको प्रोटॉन पंप की मदद से कहाँ पहुंचा देंगे? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में। और इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में पहुंचने के नाते क्या डेवलप हो जाएगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट की मदद से क्या जनरेट करेंगे? ATP। कौन सी थ्योरी? केमी ऑस्मोसिस हाइपोसिस, उसकी अलग चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको पहले से ही पता है कि हाइड्रोजन का फाइनल एक्सेप्टर क्या है? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर क्या है? ऑक्सीजन। तो इन हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रॉन को फाइनली किसके पास पहुंचना है? ऑक्सीजन के पास पहुंचना है। और ऑक्सीजन के पास पहुंच के ऑक्सीजन से बाइंड करके क्या बनाना है? वाटर मॉलिक्यूल। कैसे, वो देख लेते हैं। ये मान लेते हैं हाफ ऑक्सीजन है, ये 2 प्रोटॉन से प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगी और क्या बन जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। ये टर्मिनल ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे ऑक्सीजन के पास पहुंचेंगे? तो ध्यान से सुनेंगे। वो मेटाबॉलिक प्रोसेस जिससे इलेक्ट्रॉन किसी भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर की मदद से फाइनली किसके पास पहुंच जाएं? ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएं। उसी मेटाबॉलिक प्रोसेस को कहते क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिससे इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर से तीसरे कैरियर की मदद से फाइनली किसके पास पहुंच जाए? ऑक्सीजन के पास पहुंच जाए और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाना है? वाटर मॉलिक्यूल बनाना है। ये पूरी घटना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एक कैरियर से दूसरे कैरियर कहाँ होता है? तो अभी आप याद करेंगे, ये होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। रटने वाला क्वेश्चन। ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ चलता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर चलता है। और है क्या? ये वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर से तीसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर की मदद से फाइनली किसके पास पहुँचेंगे? ऑक्सीजन के पास पहुँचेंगे। ऑक्सीजन क्या है? ये फाइनल प्रोटॉन या हाइड्रोजन एक्सेप्टर है और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। अब इसको डिटेल में समझेंगे। ये मान लेते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया में ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी किया जाता है। क्या? इलेक्ट्रॉन कैरियर के द्वारा। इलेक्ट्रॉन कैरियर कहाँ पाए जाते हैं? आंसर देंगे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। इलेक्ट्रॉन कैरियर इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। मैट्रिक्स में पाया जाता है NADH2 और NADH2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर से फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर से मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन कैरियर पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? तो आंसर देंगे लो रिडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रिडॉक्स पोटेंशियल। याद रखना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो लो रिडॉक्स पोटेंशियल टू द हाई रिडॉक्स पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब याद ये रखना है कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर पाए जाते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर पाए जाते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर पाए जाते हैं? तो सबसे पहले पाया जाता है FMN, फुल फॉर्म है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन कैरियर पाया जाता है वो है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स में जो आयरन पाया जाता है वो 2 स्टेट में होता है, Fe+2 और Fe+3। ध्यान रखिए, जैसे ही आयरन को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, Fe+3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe+2 में। और जैसे ही आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे ही ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe+3 में। कहने का मतलब है कि फेरिक फेरस में कन्वर्ट होता है और फेरस फेरिक में कन्वर्ट होता है, इस बात पर कि आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है। यदि आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो फेरिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फेरस में। और यदि ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो फेरस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फेरिक में। तीसरा जो कॉम्प्लेक्स पाया जाता है वो UQ, फुल फॉर्म यूबिक्विनोन है। यूबिक्विनोन, ये मान लेते हैं यूबिक्विनोन है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा, कैरियर है, वैसे ही ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन लेते ही ये रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होके क्या बन जाएगा? UQH2, और इसको कहते हैं यूबिक्विनोल। ध्यान से सुनेंगे, ये यूबिक्विनोन है, ये यूबिक्विनोल है। यूबिक्विनोन को यदि इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये रिड्यूस होके यूबिक्विनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कल को किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो जैसे इलेक्ट्रॉन देगा ये फिर से क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन जाएगा? यूबिक्विनोन। तो यूबिक्विनोन और यूबिक्विनोल में इतना अंतर है। अगर यूबिक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन आया तो यूबिक्विनोन रिड्यूस होकर के यूबिक्विनोल बन जाएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये फिर से ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन जाएगा? यूबिक्विनोन। चौथा जो इलेक्ट्रॉन कैरियर पाए जाते हैं वो साइटोक्रोम्स होते हैं। पूछा गया सवाल है, साइटोक्रोम कहाँ पाए जाते हैं? आंसर देंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइटोक्रोम क्या होते हैं? तो आंसर देंगे ये भी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं। साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, और इसमें भी आयरन 2 फॉर्म में पाया जाएगा, या तो Fe+3 में होगा और या तो Fe+2 में होगा। ये मान लेते हैं कोई साइटोक्रोम है। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम को दिए तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम के पास आएगा, साइटोक्रोम में पाए जाने वाला आयरन Fe+3 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe+2 में। लेकिन कल को ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा भी, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा
Fe+2 फिर से किस में हो जाएगा, Fe+3। तो साइटोक्रोम के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा, आएगा तो आयरन Fe+2 में चला जाएगा, और साइटोक्रोम अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो Fe+2 फिर से किस में आएगा, Fe+3 में। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। अब सवाल है कि कितने प्रकार के साइटोक्रोम माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। तो आंसर देंगे 5 टाइप ऑफ साइटोक्रोम प्रेजेंट ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर। कौन कौन से होते हैं तो याद रखना पड़ेगा। क्या साइटोक्रोम बी होता है, साइटोक्रोम C1 होता है, साइटोक्रोम सी होता है, साइटोक्रोम ए होता है और साइटोक्रोम A3 होते हैं। कौन कौन से, साइटोक्रोम बी, C1, C, A और A3। याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा इसी दिशा में होगा। साइटोक्रोम बी से C1 को जाएगा, C1 से C को जाएगा, C से A को जाएगा और A से A3 को जाएगा। एक और क्वेश्चन याद रखना है, इसमें से जो साइटोक्रोम C है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर पूछा जाता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन सा है, आंसर देंगे साइटोक्रोम सी। एक क्वेश्चन और, चाहे साइटोक्रोम बी हो, C1 हो, C हो, A हो, A3, सब में क्या पाया जाता है, आंसर देंगे आयरन पाया जाता है। किस फॉर्म में, कभी Fe+2 में और कभी Fe+3 में। लेकिन साइटोक्रोम A3 में आयरन के अलावा एक और चीज पाई जाती है। क्या, आंसर देंगे कापर। पूछा गया सवाल है, आयरन और कापर दोनों किस में पाए जाते हैं, आंसर देंगे साइटोक्रोम A3 में। साइटोक्रोम A3 को ही कहते हैं क्या, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, किस साइटोक्रोम को साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं, आंसर देंगे A3। साइटोक्रोम के केस में सबसे आखिरी में इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचता है, A3 के पास। तो कौन ऑक्सीजन को देगा, तो आंसर क्या देंगे, A3 देगा। अब हम लोग डिटेल में ETS को डिस्कस करेंगे NCERT के नए डायग्राम के हिसाब से। देखते हैं क्या है। ये माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, इस आउटर मेम्ब्रेन को इस लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन यहाँ से यहाँ तक दिखाई गई है। तो ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा, ये जो स्पेस है इसको कहेंगे इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। तो इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इनर मेम्ब्रेन दिख रही है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या है, मैट्रिक्स। तो ये क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर 5 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। ये है कॉम्प्लेक्स 1, ये है कॉम्प्लेक्स 2, ये है कॉम्प्लेक्स 3, ये है कॉम्प्लेक्स 4 और ये है कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। पहला सवाल। दूसरा, कॉम्प्लेक्स 5 में 2 पार्ट होते हैं, ये F0 होता है और ये F1 पार्ट होता है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर 5 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं और 5 कॉम्प्लेक्स में से कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4 याद रखेंगे। 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर जो कॉम्प्लेक्स होता है वो प्रोटॉन पंप की तरीके से काम करता है। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 एक्ट एज प्रोटॉन पंप, मतलब ये प्रोटॉन को पंप कर देंगे। कहाँ से, मैट्रिक्स से पंप करेंगे और कहाँ पहुँचा देंगे, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में। ये हमें याद रखना है। अब हम लोग देख लेंगे कॉम्प्लेक्स के नाम क्या है। तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम NADH डिहाइड्रोजिनेज है। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है। और कॉम्प्लेक्स 5 जिसमें F0 F1 है, इसमें से F1 स्पेशली क्या है, ATP सिंथेज है।
अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चलता है इसको देखते हैं ध्यान से। तो ध्यान से सुनेंगे। NADH डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, ये NADH को प्लस H को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, NAD प्लस में। जैसे ही ऑक्सीडाइज करेगा क्या रिलीज होंगे, 2 प्रोटॉन रिलीज होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। पहले प्रोटॉन का देख लेते हैं। ये जो प्रोटॉन है इस कॉम्प्लेक्स 1, मैंने अभी आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स 1 प्रोटॉन पंप की तरीके से काम करता है। ये प्रोटॉन को पंप कर देगा, किसमें, आंसर देंगे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। एक बात। अब इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कॉम्प्लेक्स 1 के इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास पहुँच जाएंगे और कॉम्प्लेक्स 1 का जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है वो FMN। FMN क्या करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा ये रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रखेगा नहीं। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसका नाम यूबीक्विनोन है। यूबीक्विनोन इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास नहीं रखेगा, ये जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा वैसे ये रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होके बना लेगा UQH2। हमने आपको बता रखा है यूबीक्विनोन जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड, और रिड्यूस्ड यूबीक्विनोन को कहते क्या है, यूबीक्विनोल। यूबीक्विनोल जो रिड्यूस्ड यूबीक्विनोन है ये 2 काम करेगा। ये हाइड्रोजन को कहीं और भेज देगा और इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे देगा। तो पहले हाइड्रोजन को देख लेते हैं। यहाँ से जो हाइड्रोजन होंगे वो पंप कर दिए जाएंगे, किसमें, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिए जाएंगे। अब कॉम्प्लेक्स 3 में इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मिलेगा साइटोक्रोम बी को। साइटोक्रोम बी इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स किसको देगा, साइटोक्रोम C1 को। साइटोक्रोम C1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम C को। बहुत इंपॉर्टेंट, साइटोक्रोम C मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। कहाँ पाया जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइटोक्रोम C कहाँ पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर। साइटोक्रोम C क्या करेगा, साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको लेके जाएगा कहाँ, ये भी साइटोक्रोम C है, और ये किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को दे देगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पर साइटोक्रोम C के इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कौन लेता है, तो कॉपर A लेता है। याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पर 2 कॉपर सेंटर पाए जाते हैं, कॉपर A और कॉपर B। तो इलेक्ट्रॉन पहले किसको मिलेगा, कॉपर A को मिलेगा। कॉपर A इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम A को दे देगा। साइटोक्रोम A किसको दे देगा, साइटोक्रोम A3 को दे देगा, और साइटोक्रोम A3 किसको दे देगा, अगले कॉपर सेंटर जिसका नाम कॉपर B है, और कॉपर B इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसको, ऑक्सीजन को। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलेगा वैसे ही प्रोटॉन भी इससे जुड़ जाएगा, और प्रोटॉन के जुड़ने के नाते क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब NADH डिहाइड्रोजिनेज NADH प्लस H प्लस का ऑक्सीडेशन करता है तो 2 चीज़ें मिलेंगी, 2 प्रोटॉन मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। प्रोटॉन को पंप कर देंगे किसमें, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन को किसको दे देंगे, कॉम्प्लेक्स 1 के इलेक्ट्रॉन कैरियर। किसको मिलेगा पहले, FMN इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसका नाम क्या है, यूबीक्विनोन, उसको दे देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये लेगा ये रिड्यूस हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा रिड्यूस्ड यूबीक्विनोन, या इसको कहते हैं यूबीक्विनोल।
यूबिक्विनॉल क्या करेगा, जो इसके पास प्रोटॉन है वो प्रोटॉन पंप कर देगा किसमें, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, और जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पर सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन सा है, साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी किसको देगा, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स किसको देगा, साइटोक्रोम सी को, सॉरी साइटोक्रोम C1 को, और साइटोक्रोम C1 किसको दे देगा, साइटोक्रोम सी को। साइटोक्रोम सी एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, कहाँ पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर। ये इलेक्ट्रॉन को कैरी कर देगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से, कहाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पर इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कौन लेगा, कॉपर सेंटर ए। कॉपर सेंटर ए किसको दे देगा, साइटोक्रोम ए को। साइटोक्रोम ए किसको देगा, साइटोक्रोम A3 को। और फाइनली किसके पास, कॉपर सेंटर बी। हमने आपको बताया था कि यहाँ कॉपर सेंटर पाए जाते हैं। कॉपर सेंटर बी इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और ऑक्सीजन 2 प्रोटॉन से जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपसे पूछेगा कि 2 कॉपर सेंटर किस कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं, तो आंसर देंगे कॉम्प्लेक्स 4 में। कॉपर सेंटर ए है और कॉपर सेंटर बी है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आता किसके पास है, कॉपर सेंटर ए के पास, और फिर सबसे लास्ट में किसके पास होता है, कॉपर सेंटर बी के पास। इलेक्ट्रॉन कौन ऑक्सीजन को देता है, तो भी आंसर क्या देंगे, कॉपर सेंटर बी। ना मिले तो आंसर क्या होगा, साइटोक्रोम A3। अब हम देखेंगे कि आखिर FADH2 का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। ध्यान से देखते हैं। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेकंड। और सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज क्रेब साइकिल का एक ऐसा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। क्रेब साइकिल के ज़्यादातर एंजाइम मैट्रिक्स में होते हैं, लेकिन क्रेब साइकिल के उस एंजाइम का नाम बताओ जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है। आंसर क्या देंगे, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज करता क्या है, सक्सीनेट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, फ्यूमारेट। सक्सीनेट को जब फ्यूमारेट में ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या मिलता है, आंसर देंगे FADH2। और FADH2 को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 प्रोटॉन मिलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे पहले किसके पास आ जाएंगे, FAD इलेक्ट्रॉन कैरियर, और FAD किसको दे देगा, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को। और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर किसको मिल जाएंगे, यूबिक्विनॉन। जैसे ही यूबिक्विनॉन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा ये रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होके ये क्या बनता है, UQH2। UbQH2 का मतलब यूबिक्विनॉल। रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉन क्या करेगा, ये 2 काम करता है। इसके पास जो प्रोटॉन है इस प्रोटॉन को तो बाहर रिलीज कर देगा, कहाँ, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। लेकिन इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा, वो दे देगा साइटोक्रोम बी को। तो ध्यान से सुनेंगे, कॉम्प्लेक्स 1 का इलेक्ट्रॉन और कॉम्प्लेक्स 2 का इलेक्ट्रॉन किसको मिलता है, कॉम्प्लेक्स 3 को, और देने वाला कौन है, यूबिक्विनॉन, या उसी का रिड्यूस्ड कौन सा, यूबिक्विनॉल। फिर से देखते हैं, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज सक्सीनेट को फ्यूमेरेट में ऑक्सीडाइज कर देगा, जिससे क्या मिलेगा, FADH2। FADH2 को ऑक्सीडाइज करेंगे तो 2 प्रोटॉन मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए सबसे पहले कौन आएगा, FAD, वो किसको दे देगा, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसको, यूबिक्विनॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन के पास जाएगा ये रिड्यूस हो जाएगा और क्या कहेंगे, यूबिक्विनॉल। रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉन 2 काम करेगा, इसके पास जो प्रोटॉन है वो उसको पंप कर देगा किसमें, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 3 में, किसको, साइटोक्रोम बी को। आगे अंडरस्टूड है, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 से C और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 4, और अंततः इसका भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और हमें क्या मिलेगा, वाटर। तो चाहे इलेक्ट्रॉन किसका हो, FADH2 का हो, और चाहे किसका हो, NADH का हो, अंततः दोनों कहाँ पहुँचते हैं, ऑक्सीजन के पास। तो इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन। एक बात और हमें याद रखना है,
कॉम्प्लेक्स नंबर 4 वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 प्रोटॉन पंप का भी काम करता है। तो ये करता क्या है, ये कुछ प्रोटॉन्स को पंप कर देता है। किसमें? आंसर देंगे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। तो देखिए 3 लोग हैं जो प्रोटॉन को पंप कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स 1 भी यहाँ पंप कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 भी यहाँ पंप कर रहा है और कॉम्प्लेक्स 4 भी यहाँ पंप कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहुँच गया है, वो चाहे FADH2 का हो चाहे NADH का हो, लेकिन अभी ATP तो बना नहीं। जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस पर्पज से चलाते हैं? ATP फॉर्मेशन से। तो देखिए ATP कैसे बनता है। तो देखिए हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट हो रहा था तो बहुत सारे प्रोटॉन मैट्रिक्स से कहाँ पंप कर दिए गए हैं? इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। तो अब यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, किसके रेस्पेक्ट में? मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में। और फिर क्या डेवलप हो जाएगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहें और चाहे कहें पीएच ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। और पीएच ग्रेडियंट में यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, मैट्रिक्स में प्रोटॉन कम होंगे। यहाँ पीएच कम होगा, मैट्रिक्स में पीएच ज़्यादा होगा। तो ध्यान से देखेंगे, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में बहुत सारे प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं। ये प्रोटॉन यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मैट्रिक्स में कंसंट्रेशन कम है। हमेशा ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ सभी लोग जाने का प्रयास करते हैं, तो प्रोटॉन भी जाने का प्रयास करेगा। लेकिन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन के लिए इम्परमिएबल होती है। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के नाते ही ATP का फॉर्मेशन होता है। किस थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है? केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस में। और उसी में बताया गया है कि जब प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब जब इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से प्रोटॉन कहाँ जाएंगे? मैट्रिक्स को जाएंगे। किस कॉम्प्लेक्स से? कॉम्प्लेक्स नंबर 5, जिसमें पहला पार्टिकल कौन सा है? F0। F0 क्या करेगा? ये प्रोटॉन चैनल की तरीके से काम करेगा और हाइड्रोजन को अलाउ करेगा कि इसके साथ गुजर जाइए। जब प्रोटॉन इसके साथ पास होते हैं तो कन्फर्मेशनल चेंजेज किस में आता है? F1 पार्टिकल में। और उसी के नाते जैसे ही प्रोटॉन कहाँ पहुँचते हैं? मैट्रिक्स में। होता क्या है? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ करके क्या बना लेते हैं? ATP। तो ADP से ATP का फॉर्मेशन कब होता है? तो जब प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से कहाँ आते हैं? मैट्रिक्स में। क्वेश्चन पूछेगा पैसिव आते हैं कि एक्टिव? आंसर देंगे पैसिव आते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ हाई है और यहाँ कंसंट्रेशन लो है। एक आखिरी क्वेश्चन, रेस्पायरेशन की प्रोसेस में ATP के फॉर्मेशन को कहते क्या हैं? तो आंसर देते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऐसा क्यों कहते हैं? तो ध्यान से सुनेंगे। ATP का फॉर्मेशन किसके नाते हुआ है? प्रोटॉन ग्रेडियंट के नाते हुआ है। और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बना कैसे है? ये बना ऐसे है कि मैट्रिक्स से H+ को यहाँ पंप किया गया है। मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में हाइड्रोजन को पंप करने में जो एनर्जी लगती है वो कहाँ से आती है? वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से मिलती है। ऑक्सीडेशन किसका? NADH2 का और किसका? FADH2। NADH2 और FADH2 के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिलती है उसका इस्तेमाल करके प्रोटॉन पंप करते हैं और फिर जब प्रोटॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ATP बनती है। इसी नाते कहा जाता है कि जब कभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी का इस्तेमाल करके फास्फोराइलेशन किया जाए तो क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कितने ATP बनेंगे? तो किसी एक सबस्ट्रेट जिसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होने जा रहा है। जैसे यदि NADH का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक NADH के ऑक्सीडेशन से कितने ATP बनते हैं?
तो याद रखेंगे 3 ATP बनते हैं। लेकिन अगर FADH2 का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कितने ATP बनेंगे, तो याद रखेंगे 2 ATP बनते हैं। एक NADH से 3 ATP और एक FADH2 से 2 ATP। एक आखिरी सवाल, हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन है? आंसर क्या देंगे? ऑक्सीजन। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय बच्चों।